Hello, am I audible? Yes, you're audible. Thank you, Thi. Uh, a very good morning, नमस्कार, सुप्रभात सबको। जैसा कि हम सब जानते हैं कि काफी सर्दी हो गई है एंड शीतलहर की चेतावनियां जो है आईएमडी की तरफ से हमें लगातार मिल रही हैं। बट स्टिल आप सब फिर भी इन सब चीजों को ना ध्यान में देते हुए, इन सब चीजों की ना परवाह करते हुए सुबह सुबह अपने हौसले बुलंद करके यहाँ हम सबके साथ जुड़े हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बहुत जोर से अपने लिए तालियां बजा लीजिए। तो मेरा नाम है वंशिका एंड आई वेलकम यू ऑल on the behalf of Diya Daily team in our today's Utkarsh Web Talk. So, first of all, I'd request from all participants to please turn on their cameras so we can make this session more interactive. Okay. तो हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं एंड फर्स्ट फ्रॉम ऑल आई लाइक टू रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर आईटी टीम टू प्लीज प्रेजेंट टुडेज अभिव्यक्ति वीडियो। एक बार की बात है। एक स्कूल में एक नए सर आए हुए थे। वो सर किसी भी चीज़ को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते और समझाते थे। तो एक बार वो सर क्लास के अंदर आते हैं। वो क्लास स्टूडेंट से पूरी भरी हुई थी। सर के हाथ में एक बड़ा सा जार था। उस जार को देखकर स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आया। सर ने उस जार को एक टेबल पर रख दिया और अपने बैग से कुछ बड़े पत्थरों को निकाला और उन पत्थरों को उस बड़े से जार के अंदर डालना शुरू कर दिया। उन्होंने उस जार के ऊपर तक उन पत्थरों को डाल दिया था। अब उस जार के अंदर एक भी पत्थर नहीं जा सकता था। फिर सर ने सारे स्टूडेंट्स की तरफ देखकर उनसे पूछा कि क्या ये जार पूरा भर चुका है। सारे बच्चों ने जार की तरफ देखकर कहा, हाँ, ये जार पूरा भर चुका है। बच्चों का ये जवाब सुनने के बाद सर ने अपने बैग से कुछ छोटे छोटे कंकड़ों को निकाला और उस जार के अंदर उन छोटे कंकड़ों को डालने लगे। वो एक हाथ से जार में कंकड़ डाल रहे थे और एक हाथ से जार को शेक कर रहे थे ताकि कंकड़ उस जार के अंदर अपनी जगह बना ले। अब उस जार के अंदर बड़े पत्थरों के बीच में जो गैप था, छोटे कंकड़ों ने गैप के अंदर जगह बना ली थी। सर ने उन छोटे कंकड़ों को भी जार के ऊपर तक भर दिया और फिर से सारे स्टूडेंट्स की तरफ देखकर कहा, क्या अब ये जार पूरी तरह से भर चुका है। इस बार सभी स्टूडेंट्स खामोश थे और बोलने के लिए हिचकिचा रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ने हाँ में जवाब दिया और सर की तरफ देखकर कहा, यस सर, ये जार अब भर चुका है। तभी सर ने इस बार अपने बैग से एक डिब्बा निकाला जिसमें रेत भरी हुई थी और फिर उस जार को रेत से भरने लगे। रेत उस जार के छोटे छोटे गैप में जाकर बैठ गई जो कंकड़ और पत्थरों के बीच में थी। सर ने रेत को भी जार के टॉप तक भर दिया और फिर से स्टूडेंट्स से पूछा, क्या अब ये जार पूरा भर चुका है। तभी एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और उसने सर से कहा, नहीं सर, उस जार को एक बार शेक करो। सर ने जार को शेक किया। शेक करने पर थोड़ी रेत जार के अंदर खिसक गई। सर ने जार के ऊपर फिर से रेत डाल दी और उसे टॉप तक भर दिया। सर ने उस लड़के की तरफ देखकर कहा, क्या अब ये जार भर चुका है। इस बार सभी स्टूडेंट्स जार को देखकर संतुष्ट हो गए और सभी ने हाँ कहा। तभी सर ने अपने बैग से पानी की एक बोतल निकाली और पानी को उस जार के अंदर डालने लगे। पानी भी उस जार के अंदर जाता जा रहा था और सारे स्टूडेंट्स हैरानी से ये देख रहे थे। सर जार में पानी तब तक डालते रहे जब तक पानी जार से बाहर नहीं गिरने लगा। सारे स्टूडेंट्स ये देखकर खामोश थे। तभी सर ने समझाने वाले अंदाज में सारे स्टूडेंट्स की तरफ देखकर कहा कि इन सारी चीज़ों से भरा ये जार हमारी ज़िंदगी की तरह है और ये जो बड़े पत्थर है जो मैंने इस जार में सबसे पहले डाले थे वो हमारी ज़िंदगी की इम्पोर्टेंट चीज़ों की तरह है, जैसे कि हमारी फैमिली, हमारे दोस्त, हमारी हेल्थ। अगर बाकी सब कुछ हमसे छिन जाए, हमसे छूट जाए और ये हमारे साथ हो, फिर भी हमारा जार भरा ही रहेगा, हमारी ज़िंदगी भरी रहेगी। और कंकड़ हमारी ज़िंदगी की दूसरी वो चीज़ें होती है जो हमारे लिए ज़रूरी होती है, जैसे हमारी जॉब, हमारा घर, हमारी गाड़ी। और रेत जो है वो हमारी ज़िंदगी की आम और मामूली चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है।
बस इन्हीं चीज़ों के बीच हमारी ज़िंदगी घूमती रहती है। लेकिन अगर उस जार में हम रेत या कंकड़ को पहले डाल दें, तब उस जार में उन पत्थरों के लिए जगह नहीं बचेंगी। लेकिन जब मैंने पहले उन पत्थरों को उस जार में डाला, तब कंकड़ और रेत भी उस जार में आराम से समा गए। यही चीज़ हमारी ज़िंदगी पर भी अप्लाई होती है। हमारी ज़िंदगी में भी हमें पहले अपनी फैमिली, हेल्थ और अपने पैशन को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, बाद में बाकी चीज़ों को। अगर आप अपना सारा टाइम, अपनी सारी एनर्जी मामूली और अनइम्पोर्टेंट चीज़ों पर बर्बाद कर दोगे, तो आपके पास इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। अपनी फैमिली के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए आपके पास टाइम ही नहीं होगा। अगर आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, तो आपकी ज़िंदगी की इम्पोर्टेंट चीज़ें अधूरी रह जाएंगी। इसीलिए जार के अंदर पहले पत्थरों को रखो, कंकड़ और रेत जैसे मामूली कामों को उनकी जगह मत लेने दो। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो। अ वेरी बिग थैंक टू आवर आईटी टीम। अब अपने प्रोग्राम की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोग बात कर ही रहे थे और आप सबको भी बताया कि संभव हमसे जुड़े हुए देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, बट यहाँ पर आज हम कुछ चंद स्टूडेंट्स को ही देख रहे हैं। पर ऐसा क्यों? हम लोगों ने कभी सोचने की कोशिश करी है? सो व्हाट आई फील इज दैट कि लोग अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते हैं। एंड क्या कहते हैं, लोग अपना कंफर्ट जोन जो है वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। एंड लेकिन इस बात का इतिहास गवाह है कि जो सोना सबसे ज्यादा तपा है, वही सबसे ज्यादा निकला है। एंड अब तो यूपीएससी भी हम लोगों को इस बात पर सोचने के लिए इशारा कर रहा है दैट अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट नॉट व्हाट इट्स मेड फॉर। इट वाज द क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी मेंस एसे टॉपिक इन 2002। सो इसी तरह जब तक हम अपने कंफर्ट जोन में अ, इसी तरह जब तक हम अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, तब तक हम अपना पूरा पोटेंशियल कभी भी पहचान ही नहीं पाएंगे। सो माय डियर एस्पिरेंट्स, आई वांट टू आस्क, इफ नॉट नाउ देन व्हेन? दिस इज आल्सो आवर टुडेज थीम ऑफ द सेशन। सो अब आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर मनीष भैया so that he can guide us on the theme. And also we know that कि वो हम लोगों को बहुत टाइम से गाइड करते आए हैं, and he is also the chief coordinator of Diya Delhi. So over to you भैया now. बहुत धन्यवाद वंशिका जी। मेरी आवाज आ रही है? Yes भैया, आ रही है आपके पास। आप सभी का एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। इस शनिवार के इस करकराती ठंड में आप सभी ने इतना आत्मबल दिखाया है, तो कुछ विशेष ही लेकर के जाएंगे, ये मैं आश्वासन तो आप सभी को देता हूँ। आप सबको भी देख के मेरी भी ऊर्जा उतनी ही बढ़ जाती है कि वाकई अभी भी हमारे देश में कुछ जवान लोग बचे हुए हैं, है ना। विवेकानंद कहते थे कि मुझे 100 युवा मिल जाए तो मैं पूरे दुनिया को उलट पुलट के रख दूंगा। तो मुझे पूरा आशा है कि कुछ तो इसमें से निकलेंगे। ठीक है, बात करेंगे आज। उससे पहले जो है, हम सभी उसी गुरु सत्ता का आवाहन करेंगे जिनके संरक्षण में ये कार्यक्रम विगत कई सालों से चल रहा है। तो आप सभी से आग्रह है कि अपने आलस्य और प्रमाद को त्याग कर, जो सबसे पहला क्राइटेरिया है आज के कार्यक्रम का, अपने आलस्य और प्रमाद को त्याग कर बिल्कुल उपस्थित हैं और उपलब्ध भी हो जाए, है ना। ठंड बहुत ज्यादा है, हम मानते हैं, लेकिन बैठ जाइए। जो व्यक्ति कान में लगा के लेटे हुए हैं ना और कंबल के नीचे से सुन रहे हैं, उनसे आग्रह है कि वो बैठ जाइए। आप अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ लेकर के जाइए आज, है ना। इस भाव से आप बैठिए। आप सभी विद्वान आदमी हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये भी फील होता है कि नहीं, हम ऑलरेडी बहुत विद्वान हैं, तो आपको लाभ मिल नहीं पाएगा, है ना। और संभव हो तो वीडियो ऑन कर सकते हैं तो वीडियो ऑन कर लीजिएगा, और नहीं तो ऐसी स्थिति आपकी नहीं है तो कोई बात नहीं। क्योंकि क्या होता है कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है आप सभी की। यहाँ ये सर्विस सेंटर है और हर एक संडे को हम सर्विसिंग करते हैं, तो दिखाई नहीं देंगे तो सर्विस करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी को, और सभी से आग्रह है कि आप जहां भी बैठे हैं एकांत में बैठ जाइए, अपनी कमर सीधी कर लीजिए। ये प्रयास जो है ना,
आप सभी को करनी चाहिए, जितना संभव हो सके ये प्रयास करनी चाहिए। कमर सीधी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो एकाग्रता है धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, जितना भी संभव हो सके। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 8 घंटा 6 घंटा पढ़ते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट ही रहे, ऐसा संभव भी नहीं है। लेकिन जितना संभव हो सके अपनी कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रख लें, नेत्र बंद कर लें और ये भाव करें कि हमारा शरीर शांत हो रहा है, हमारा शरीर शिथिल हो रहा है। सर से लेके पांव तक हमारे शरीर का हर एक रोम, हर एक कण कण, हर एक जर्रा जर्रा बिल्कुल स्थिर हो रहा है, शांत हो रहा है। और ध्यान करें, उस उदीयमान सूर्य का ध्यान करें, उस सविता का ध्यान करें जो उस समुद्र के अंतिम छोर से निकल रही है और हम समुद्र तट पे बैठे हुए हैं, ऐसी भावना करें। और जो समुद्र की लहरें हैं वो आती है और हमको छू के चली जाती है, ये भाव करें। सुबह का समय है, जो हमारा समुद्र का अंतिम छोर है वो धीरे धीरे उस छोर से प्रकाश दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे वो स्वर्णिम सूर्य दिखाई दे रहा है। उस सूर्य का प्रकाश, उस सूर्य की किरणें धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही है, हमारे शरीर पे पड़ रही है। वो सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर के कण कण में जा रही है, हमारे रोम रोम में जा रही है। हमारे शरीर का हर एक अंग अवयव, हर एक जर्रा जर्रा, हर एक नस नारी उस सूर्य के प्रकाश से प्रकाशवान हो रहा है। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, हमारे अंदर जो कसाई कलमश है, उस प्रकाश से धुल रहा है, स्वच्छ हो रहा है। हम अंदर से उस ग्लास की तरह स्वच्छ हो रहे हैं, ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, बिल्कुल पवित्र हो रहे हैं। ये भाव करें कि हम में कोई बुराइयां नहीं है, हम बिल्कुल स्वच्छ हो रहे हैं, सब धुल चुका है। उस सूर्य के ऊर्जा का, उस सूर्य के प्रकाश को महसूस करें अपने अंदर कि उस प्रकाश से हमारे अंदर एक तेज उत्पन्न हो रहा है, एक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। उस भाव में डूबते हुए ये ध्यान करें कि हमारे अंदर अंदर का रोम रोम, हमारे अंदर का कण कण ऊर्जा से भर गया है। हम ओजस्वी हो गए हैं, तेजस्वी हो गए हैं, वर्चस्वी हो गए। इस भाव में डूबते हुए उस महासत्ता गायत्री का ध्यान करें, जो गायत्री हमारे बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करती है, हमारे बुद्धि को बुराइयों से अच्छाइयों की ओर ले जाती है। इस भाव में डूबते हुए एक बार गायत्री महामंत्र सस्वर हमारे साथ साथ बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी सामान्य हो जाए। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ जुड़े हुए हमारे सारे युवा साथी भाई और बहन, आप सभी का हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आपके सौभाग्य को सराहते हैं कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ आए हैं। और हम विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ आपका आना आपके जीवन के परिवर्तन का एक बहुत बड़ा क्षण होगा। हर एक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी वो अवसर आता है, कभी न कभी वो क्षण आता है जो उस व्यक्ति के पूरे पूरे जीवन में एक आमूल-चूल परिवर्तन लेकर के आ जाता है और एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ जाता है। हम फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि जब हम सैटरडे को मिलते हैं, वैसे तो बहुत सारे लोग यहाँ आते रहते हैं, लेकिन जब हमारा आना होता है तो आप इस बात को मान के चलिए कि बातें हमारी नहीं होती है। हम एक रेडियो की तरह हैं, हम एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन हमारे पीछे है। ठीक है, आप सभी तक हम संदेश पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस भाव से आप लोग बने रहिए। कुछ बातें आज बहुत महत्वपूर्ण करेंगे और वो बातें हमसे आपसे जुड़ी हुई। आप जितने भी युवा जुड़े हुए हैं, सबके मन में एक बड़ी इच्छा रहती है कि हमें करना है, कुछ जीवन में बड़ा करना है,
कुछ जीवन में अच्छा करना है, कुछ जीवन में बड़ा करना है, और कुछ अच्छे विचारों से आप जुड़ते हैं तो मन में यह भी भाव आता है कि हम कुछ महान कार्य करेंगे, है ना? पर महान कार्य बाद में आता है ना? पहले लगता है कि नहीं, कुछ पैसा कमा लें, कुछ जो है नौकरी मिल जाए, नौकरी मिलने के बाद अच्छी बीवी मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए। इसी घाल-मेल में पूरा ज़िंदगी जो है घूमते रह जाते हैं, घूमते रह जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि वो बुलावा आ जाता है, ठीक है? और वो कब बुलावा आ जाएगा ये किसी को पता नहीं, है ना? कभी भी आ सकता है। ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। आपने पढ़ा है 10th में, आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, यक्ष और युधिष्ठिर संवाद में आपने पढ़ा होगा, है ना? जिसमें पूछा गया था, जब पांडव जो है उस समय मूर्छित थे, तो यक्ष ने बोला युधिष्ठिर को, पहले तुम मेरा सवाल का जवाब दो, फिर ये लोग जो है मूर्छा से हट पाएंगे। तो उसमें जो एक क्वेश्चन ये था कि सबसे बड़ा सत्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने बताया था कि सबसे बड़ा सत्य यही है कि एक दिन सबको जाना है, फिर भी लोग इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे, है ना? तो एक दिन सबको जाना है, ये बात तय है। लेकिन दुर्भाग्य ये देखिए कि हम लोग ऐसा समझते हैं कि हम बहुत काबिल आदमी हैं, हम बहुत समझदार आदमी हैं, हमसे समझदार तो कोई है ही नहीं। लेकिन अगर कभी आप चिंतन करते होंगे, पता नहीं आप लोग कितने लोग चिंतन करते होंगे, तो आप एक साहित्य पढ़िए जरूर। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने एक साहित्य लिखा है, अनु में विभु गागर में सागर। अनु में विभु गागर में सागर, मतलब अगर आपको इस विश्व ब्रह्मांड के बारे में जानना हो ना, मतलब जैसे हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि इस यूनिवर्स में हम मुश्किल से 1% भी अपने इस यूनिवर्स को नहीं जान पाए, है ना? आप देखेंगे कि ये सूर्य जो दिखाई दे रहा है, ये लाखों वर्ष से जल रहा है, फिर भी इसकी ऊर्जा नहीं घट रही, फिर भी इसकी ऊष्मा नहीं घट रही। आप कल्पना करके देखिए, ऐसे लाखों करोड़ों हैं, और उस लाखों करोड़ों सूर्य, प्लानेट, ग्रह, उपग्रह के बाद एक छोटा सा जो है ये पृथ्वी आता है, और वो छोटे से पृथ्वी में एक हमारा देश आता है, भारत। और उस भारत देश में एक हमारा स्टेट आता है, एक हमारा गांव आता है, और वहां हम ये पाए जाते हैं, ये अणु की तरह। और हम कहते हैं कि हम सबसे बुद्धियार आदमी हैं। हम इसका टांग खींच लेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, हम उसका गलत कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, हम उसको ऐसा कर देंगे तो वैसा हो जाएगा। हम कभी कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं कि हम एक रोल निभाने के लिए यहाँ आए हैं। हम तो भूल ही गए हैं कि हम आए क्यों थे, है ना? हम अपने अस्तित्व को भूल गए हैं। हमको यही नहीं पता है कि मुझे 1 मिनट, नहीं ठीक है कोई बात। तो हमको यही नहीं पता है कि हम यहाँ आए क्यों हैं। हम अपने अस्तित्व को ही भूल गए। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन है, तो आप अपना नाम बताएंगे, आप कहाँ रहते हैं, आप वो बताएंगे। लेकिन हम किस उद्देश्य को लेकर के आए हैं, तो आप बोलेंगे हाँ यूपीएससी करने के लिए आए थे, है ना? आप आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे नहीं, हम एसएससी करने के लिए आए, इसलिए आपका जन्म नहीं हुआ है। ये जो चीजें हैं ना, ये आपके जीवन को चलाने के लिए बस ये बाय प्रोडक्ट है ना? आपका रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था जो है ये करती है आपकी, है ना? ये उद्देश्य नहीं हो सकता है जीवन का। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम इसको ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसको इग्नोर कर दीजिए और सत्य की खोज में जो है हिमालय की तरफ निकल पड़िए, उधर बहुत बर्फ है, उधर मत निकलिए। यहीं जहाँ बैठे हैं वहीं आपको तलाश हो जाएगी और वहीं आपको सब कुछ मिल जाएगा। उधर निकलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको आज बताने जा रहे हैं कि हम सबकी इच्छा है कि अभी जो हमारा प्राइम लक्ष्य है वो क्या है, जो भी आप कर रहे हैं, जो आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। लेकिन विजिबिलिटी आपको दूर का होना चाहिए। जो लीडर होता है ना, उसका वो बहुत विजनरी होता है, उसका विजन बहुत क्लियर होता है। तो जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, है ना? तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या अदा करता है पता है? वो अदा क्या करता है, मैं एक छोटा सा स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक बार वर्धमान महावीर जो थे वो कहीं जा रहे थे, ठीक है?
तो कहीं जा रहे थे तो उनके साथ जो है एक कोई व्यक्ति था और वो नया व्यक्ति था। ये बस ये जानता था कि ये कोई सिद्ध आदमी है, कोई ऐसा है, कोई बड़े आदमी है, लेकिन आज मैं इनको टेस्ट करूँगा, ठीक है? आज जो है महावीर को मैं टेस्ट करूँगा कि ओरिजिनल बाबा है कि ऐसे ही है ना? आप लोगों के भी मन में होता होगा कि भैया लंबा-चौड़ा भाषण दे के जाते हैं, मैं भी टेस्ट करता हूँ इनको। वाक़ई जो है, ऐसे हवा-पानी तो नहीं दे रहे हैं। इसी तरह जो है, महावीर को वह व्यक्ति ने बोला टेस्ट करूँगा मैं इसका, ठीक है? तो रास्ते में जा रहा था, जाते-जाते एक जगह रुके। तो एक जगह रुके तो महावीर के बगल में जो व्यक्ति था, महावीर से पूछते हैं कि सामने में ना एक गेंदा का पौधा था, ठीक है? तो एक गेंदा का पौधा था, थोड़ा-सा ही बड़ा हुआ था। तो वो व्यक्ति महावीर से पूछता है कि ये बताइए महाराज कि ये जो पौधा है, ये फूल तक जा पाएगा क्या? ये पौधा जो है, ये फूल इसमें लग पाएगा क्या? अगर इतना ही आप ये एक्सपर्ट आदमी हैं, तो थोड़ा बताइए हम भी जानना चाहते हैं। तो महावीर ने आँख बंद कर ली, ठीक है? तो व्यक्ति बोलता है कि आँख बंद करने से काम नहीं चलेगा। बताइए ये फूल तक जाएगा या नहीं जाएगा ये पौधा? तो कुछ देर बाद महावीर ने आँख खोला और बोला कि हाँ, ये फूल तक जाएगा ये पौधा, ठीक है? बोला अच्छा ठीक है, देखते हैं। फिर वहाँ से चल पड़े। तो वो व्यक्ति बोला मैं आता हूँ थोड़ा 2 मिनट में। वो पीछे आया और उस पौधा को उखाड़ के फेंक दिया, ठीक है? उस पौधे को उखाड़ के वो व्यक्ति ने फेंक दिया। फिर वो बढ़ते आगे गए। रात में कहीं रुकना हुआ और संयोग से क्या हुआ कि बारिश बहुत तेज होने लगी, बहुत तेज बारिश होने लगी और फिर 6-7 दिन तक तो लगातार बारिश हुआ, ठीक है? और इतनी बारिश हुई कि उन लोगों को उसी एक जगह पे रुकना पड़ा। रुकने के बाद जो है, कुछ दिन के बाद वो वहाँ से वापस आ रहे थे। अब उस व्यक्ति में बहुत उत्सुकता था कि वही जगह पे महावीर को घेरेंगे, कि आपने बोला था कि ये तो फूल तक जाएगा और मैंने उखाड़ के फेंक दिया था उसको। लौटे, लौटते-लौटते जब आए तो देखा वो पौधा जो है खड़ा हो चुका था। अब वो व्यक्ति तो बिल्कुल एकदम शॉक्ड हो गया था कि भैया कैसे ये संभव है? तो तो महावीर मुस्कुराए, महावीर से पूछे ये कैसे संभव है साहब, मैंने तो उखाड़ के फेंक दिया था। आपने बोला था ये फूल तक जाएगा, सो ये तो मुझे जानना है। तो बोले कि ऐसा कुछ नहीं है। हमने इसके आत्मा में ना उतर के देखा कि क्या इसमें आत्मबल है? क्या इसको जीने का आत्मबल है? या ऐसा तो नहीं है कि बस हम तो खत्म ही हैं, अब तो कुछ है ही नहीं हमारे जीवन में, हम चलते हैं। तो आप इसका आत्मबल ने इसको बचा दिया। तो कैसे बचा दिया? कि बारिश बहुत तेज हुई और बारिश बहुत तेज हुई तो उसपे मिट्टी गिर गया और वो खड़ा हो गया वो पौधा। क्योंकि उसमें आत्मबल इतना ज़्यादा था कि वो जो चाह रहा था, उसने प्राप्त कर लिया अपने आप को, ठीक है? तो कहने का मतलब इतना ही नहीं, जैसे मैं एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। एक आप साहित्य पढ़िएगा परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य का इच्छा शक्ति एक साहित्य है, बहुत जबरदस्त है, कभी टाइम मिले तो पढ़िएगा इच्छा शक्ति। उसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि एक बार क्या हुआ था कि एक फ्लाइट जो है उड़ रही थी और वो बिल्कुल समुद्र के बीच में थी और उसे पता चल गया कि इस फ्लाइट में खराबी आ चुका है, अब ये ब्लास्ट करने वाला है। तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कूदना ही कूदना था। उसमें पैराशूट लेके वो पायलट जो है कूद गया, वहां से कूद गया तो कहाँ गिरा? बीच समुद्र में, ठीक है? बीच समुद्र में गिरा। अभी आप कल्पना कीजिए कि आप लोगों में से कोई बीच समुद्र में अगर आ गए होते तो क्या बोलते कि प्रभु अब मुझे बुलाइए, अब मेरा समय आ गया है, अब हम चलते हैं, है ना? यही बोलते हैं कि अब हमारा समय आ गया। लेकिन वो व्यक्ति को देखिए, बोला मरना तो है ही, लेकिन पूरी तरीके से हम ऊर्जा लगा देंगे जीने के लिए। हाँ, 1 मिनट बस दे दीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल है।